हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू जॉइन दिस सेशन। आज का सेशन ए सीरीज़ का 9 नंबर का सेशन है। इसके पहले हमने 8 सेशन कंप्लीट कर लिए हैं। प्लेलिस्ट में आप जाके उन्हें भी एंजॉय कर सकते हैं। ये सेशन ऐसा रहने वाला है, इसमें 10 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने के लिए मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन ऐसा होगा कि आपके लगभग एक क्वेश्चन के पीछे 6 क्वेश्चन आपके बने। ठीक है, तो इस सीरीज को मतलब स्टार्ट करने का उद्देश्य ये है कि आप जो रिलेवेंसी है क्वेश्चन का पॉलिटी से रिलेटेड और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड उन्हें समझें और एग्ज़ामों का अप्रोच देखें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये आपके सभी एग्ज़ामों में हेल्प करेगा जहाँ पे भी पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन बनते हैं। वो आपका यूपीएससी भी हो सकता है, वो आपका एसएससी जीडी भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ से लेके इन सभी एग्ज़ामों में इसका सहायता आपको इससे मिलेगा। ठीक है, इसका उपयोग है। चलिए आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान की व्याख्या करने के लिए अंतिम प्राधिकरण कौन सा है? ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी सुप्रीम कोर्ट, डी संसद। इसका सही जवाब है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, जवाब जान लेना ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके इर्द गिर्द की चीज़ों को भी हम सीख लें। ठीक है, तो बात करते हैं दोस्तों इसके थोड़े से डिटेल के बारे में। तो इसमें देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन में वो आर्टिकल 124 ए के अंतर्गत आता है। ठीक है, 124 ए में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से संबंधित बात लिखी गई है। ठीक है, अगर हम बात करें कि सुप्रीम कोर्ट जैसे संविधान जब पूर्ण रूप से लागू हो गया, ठीक है, यानी कि 26 जनवरी 1950 को, तो उसके कितने दिन के बाद अस्तित्व में आया? तो उसके 2 दिन के बाद, आफ्टर 2 डेज। ठीक है, तो 26 जनवरी था तो इसका 28 जनवरी हो सकता है। ठीक है, ये बात हो रही है स्वतंत्र भारत की, पूर्ण रूप से स्वतंत्र भारत के संविधान के विषय में। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट का। अगर हम फर्स्ट सीजीआई की बात करें, फर्स्ट सीजीआई ऑफ सुप्रीम कोर्ट यानी कि प्रथम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? तो उनका नाम है एच जी कानिया। क्या नाम है? एच जी कानिया। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा आपसे। ठीक है, एच डी कानिया को जानने के बाद एक चीज़ और याद रखिए कि जब 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत ब्रिटिश इंडिया में 1774 में क्या हुआ था? एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। कहाँ पे? कलकत्ता में। ठीक है, उस समय अगर हम जो देखें कि जज कौन थे, ठीक है, तो उस समय जो जज थे वो कौन थे? एलिजा एम्पे। क्या नाम था उनका? एलिजा एम्पे। ठीक है, तो इनको भी याद रखिए, एग्जाम में पूछे तो आपसे बनना चाहिए। ठीक है, तो एलिजा एम्पे को भी याद रखिए, एच जे कानिया को भी याद रखिए और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखिए, क्या? लीला सेठ को भी याद रखिए। ठीक है, अब इनके विषय में हम बताते हैं थोड़ा सा। लीला सेठ कौन है? जैसे अगर पूछे फर्स्ट वुमेन जज इन इंडिया, ठीक है, तो कौन थी? लीला सेठ। और किस कोर्ट में? दिल्ली के हाई कोर्ट में। ठीक है, दिल्ली के हाई कोर्ट में। तो ये भी इंफॉर्मेशन आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 17। ठीक है, अनुच्छेद 12 में स्टेट का डिफिनीशन है। अनुच्छेद 15 में क्या है? जैसे आपके लिए 5 ग्राउंड तैयार किए गए हैं राइट टू इक्वालिटी में। ठीक है, क्या क्या है? रेस, कास्ट, सेक्स और फिर बर्थ प्लेस। इसके बेसिस पे आप, है ना, कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। और अनुच्छेद 11 क्या है? अनुच्छेद 11 में है कि जो भी फंडामेंटल राइट्स आपको मिले हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत, ठीक है, वो आपकी, ठीक है, मतलब बिना कोई कानून बनाए, बिना किसी अमेंडमेंट के उस पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। अनुच्छेद 11 में आपके मतलब मौलिक जो अधिकार हैं उनका क्या है? एक प्रकार से सिक्योरिटी है। और ऐसे ही अनुच्छेद 32 है, वो क्या करता है? संवैधानिक उपचार का कार्य करता है। उसको हम बाद में समझेंगे, फिलहाल इतना। ठीक है, अनुच्छेद 11 में क्या है? जो सिटीजनशिप, सॉरी, हम फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे थे। अनुच्छेद 11 में एक्चुअल में फंडामेंटल राइट्स की बात नहीं है, फंडामेंटल राइट्स की बात आएगी तो अनुच्छेद आएगा 32। ठीक है, और क्या आएगा? अनुच्छेद 226। लेकिन अगर बात आती है अनुच्छेद 11 की, तो आपको किसी भी तरीके से अगर सिटीजनशिप मिला हुआ है
तो आप किसी भी राइट्स, जैसे जो भी आपको राइट्स मिल रहे हैं उसके अंतर्गत, ठीक है, मान लीजिए फंडामेंटल राइट्स वगैरह कुछ भी आपको मिल रहे हैं, वो प्रतिबंधित नहीं होंगी, इस बात की गारंटी अनुच्छेद 11 में दिया गया है। ठीक है, चलिए इसके अंतर्गत एक चीज़ और जान लेते हैं। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत एक होता है द अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955। ठीक है, क्या नाम है? द अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955। इसके अंतर्गत पनिशमेंट का प्रावधान है। ठीक है, अब इसी को मतलब वर्तमान समय में बदल के, ठीक है, राइट्स ऑफ सिटीजन्स कंजर्वेशन या प्रोटेक्शन एक्ट 1900 समथिंग समथिंग समथिंग, वो आप बताइए। ठीक है, इसका नाम बदल के, लेकिन क्या है, प्रावधान वही है कि अस्पृश्यता यानी अटचेबिलिटी को ख़त्म करना। ठीक है, और अगर इसके अंतर्गत कोई कार्य कर रहा है, अटचेबिलिटी जैसी भावना को लेके चल रहा है, या फिर इसकी वजह से कोई इंसान किसी सेवा सुविधा से वंचित रहता है, तो उसको क्या करेंगे, हम पनिश करेंगे। ठीक है, और उसका प्रावधान द अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लेखपाल के रूप में कार्य करते हैं? ठीक है, यानी कि जो कैग होते हैं वो किस लेखपाल के, मतलब किसके लेखपाल के रूप में कार्य करते हैं? केवल केंद्र सरकार, केवल राज्य सरकार, केंद्र और राज्य सरकार, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है केंद्र और राज्य सरकार दोनों के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें क्या, कैग की यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 148 आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, अनुच्छेद 148 जानने के बाद एक चीज़ और, कि इसका जो कार्यकाल है यानी कि टेन्योर, वो कितना होता है? वो होता है आपका 65 साल या तो 6 साल। ठीक है, जैसे 65 साल की उम्र तक और 6 साल तक की वो सर्विस दे सकते हैं। ठीक है, अगर इनके रिमूवल की बात हो, है ना, होता है इम्पीचमेंट, तो अगर इनके रिमूवल की बात हो तो उसके लिए जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, ठीक है, जो प्रोसेस उसके लिए यूज़ किया जाता है, वही प्रोसेस कंट्रोलर ऑडिटर जनरल को भी हटाने के लिए, और वही ग्राउंड इसके लिए भी बनेगा, इसको हटाने के लिए पद से। ठीक है, तो कैग सॉरी कैग के विषय में इतना जानने के बाद एक चीज़ और, आपको ये बताना है कि वर्तमान में जो कैग हैं उनका नाम क्या है। ठीक है, वर्तमान कैग का नाम आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, जिला न्यायालय के निर्णय उच्च न्यायालय के डस 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 का विषय है। अब इनमें से सही कथन चूज करके रिक्त स्थान भरना है। सलाहकार न्यायिक क्षेत्र, अपीलीय न्यायिक क्षेत्र, वास्तविक न्यायिक क्षेत्र और न्यायिक समीक्षा। इसका सही जवाब है अपीलीय न्यायिक क्षेत्र। ठीक है, तो जो जिला न्यायालय होता है वो, मतलब उसके जो निर्णय होते हैं उच्च न्यायालय के अपीलीय न्यायिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और अगर अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 235 याद होनी चाहिए। ठीक है, कि जो जिला न्यायालय हैं उनके निर्णय जो हैं उच्च न्यायालय के क्या होंगे, अपीलीय न्यायिक क्षेत्र में होंगे, अनुच्छेद 235। ठीक है, अगर हम बात करें क्या, उच्च न्यायालय की यानी कि हाई कोर्ट की, तो ये अनुच्छेद 226 यूज करके क्या करता है, रीटें जारी करता है। ठीक है, अगर कोई बियॉन्ड लिमिट जाके कार्य कर रहा है, ठीक है, मीन्स कि क्या, अगर फंडामेंटल राइट्स का किसी का वायलेशन हो रहा है और भी किसी प्रकार का कोई हनन हो रहा है किसी इंसान के जीवन में, तो ये अनुच्छेद 226 के अंतर्गत क्या करता है, उच्च न्यायालय अपना एक्शन लेता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया गया था? जीके का क्वेश्चन है। 1948, 1952, 1955, 1957। इसका सही जवाब है 1957। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया गया था? 1957 में। इससे जुड़ी थोड़ी सी और बातें हम जान लें कि डेट कौन सा था। तो डेट कौन सा था? 22 मार्च। ठीक है, 22 मार्च 1957 डेट था। ठीक है,
अब इस दिन को भारत का जो शक पंचांग है, ठीक है, पंचांग जिसको पंचांग बोलते हैं, पंचांग बोल रहा हूँ मैं, इसको ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ ही मतलब राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया था। किस डेट को? 22 मार्च 1957 को। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? भारत का राज्य पत्र, ठीक है, क्या था? भारत का राज्य पत्र। दूसरा क्या था? आकाशवाणी द्वारा समाचार प्रसारण। ये समझ लीजिएगा, आकाशवाणी द्वारा समाचार प्रसारण। थोड़ा सा हिंदी यहाँ पे लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था? लोक सदस्यों को संबंधित सरकारी सूचनाएं देना, ठीक है। तो ये मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। और भारत सरकार द्वारा जारी कैलेंडर भी था ये, तो इसका उद्देश्य भी था, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में द्विशासन किसके द्वारा शुरू हुआ? तो इसका सही जवाब है 1919 का अधिनियम, ठीक है। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत भारत में क्या आया था? डायरकी का प्रोविजन, ठीक है, द्विशासन की व्यवस्था। अब इसमें क्या था? दो लिस्टें तैयार हुई थी। एक का नाम था क्या? ट्रांसफर्ड लिस्ट, ठीक है, और एक का नाम था रिजर्व्ड। रिजर्व्ड किसके अंतर्गत आता था? जो वहाँ पे गवर्नर था, ठीक है, या फिर वायसराय। तो रिजर्व किसके अंतर्गत आता था? वायसराय बोल लीजिए। और जो ट्रांसफर था वो एग्जीक्यूटिव जो मतलब बॉडी थी, है ना, जो मिनिस्टर थे किसके? प्रोविंस के, तो इनके अंतर्गत आता था, ठीक है। और रिजर्व लिस्ट में जैसे इरिगेशन हुआ, टैक्सेशन हुआ, ये सब सारी चीज़ें वायसराय या गवर्नर बोल लीजिए, उसके हाथ में आता था ये सारे विषय, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि लाया कब गया? 1919 में, डायर की जिसको हम द्विशासन बोलते हैं। और इसको हटाया कब गया? 1935 में। 1935 में क्या हुआ? इसको प्रोविंस से हटा दिया गया, ठीक है, प्रोविंस से हटा दिया गया। इसको किस में ला दिया गया? प्रोविंस से हटा के सेंटर में ला दिया गया, ठीक है। कब? 1935 के एक्ट के अंतर्गत। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, चूज कीजिए। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। इसका सही जवाब है राष्ट्रपति, ठीक है। तो भारत की तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूपीएससी के चेयरमैन को कौन हटा सकता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। इसका सही जवाब है राष्ट्रपति, ठीक है। यूपीएससी सामने आया तो इसके विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं कि अगर हम इसके आर्टिकल से रिलेटेड बात करें तो कहाँ से कहाँ तक आती हैं? 315 से लेके, बताइए, 315 से लेके कहाँ तक आती हैं? 20 भी आता है, आई थिंक 323 तक आती हैं, ठीक है। एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक याद आ रहा है, ठीक है, कि इसका जो प्रोविज़न है 323 ही है, ठीक है। ठीक है, तो 323 पार्ट है ये क्या है? 315 से 323 के बीच में आती हैं। अगर हम किसकी बात करें? पार्ट की बात करें, ठीक है, तो पार्ट कौन सा है? पार्ट है आपका, बताइए, 14, ठीक है। पार्ट क्या है? 14।
तो ये दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अगर हम फंक्शन और ऑब्लिगेशन की बात करें यूपीएससी का, तो 320 के अंतर्गत, ठीक है, फंक्शंस और ऑब्लिगेशन आते हैं यूपीएससी के, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन बने कि वर्तमान चेयरमैन कौन है, तो आप मनोज सोनी जी को याद रखिएगा। क्या नाम है इनका? डॉक्टर मनोज सोनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटरेस्टिंग है। भारत का अफ्रीका के लाखों लोगों को इंटरनेट प्रौद्योगिकी से शिक्षा प्रदान करना किस क्षेत्र में आएगा? ट्रैक 1 डिप्लोमेसी, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी, ट्रैक 3 डिप्लोमेसी, ट्रैक 4 डिप्लोमेसी। इसका सही जवाब है ट्रैक 4 डिप्लोमेसी, ठीक है। तो ट्रैक 4 डिप्लोमेसी के अंतर्गत अफ्रीका के लाखों बच्चों को इंटरनेट प्रौद्योगिकी से शिक्षा प्रदान किया जाता है, और किसके कंट्रीब्यूशन है? भारत के। अब हम इसमें जानेंगे ट्रैक 1, ट्रैक 2, ठीक है, और ट्रैक 3 आपके लिए क्या होगा? होमवर्क, ठीक है। तो ट्रैक 1 में क्या होता है कि दो देशों के लोग, बड़े लोग, हेड लोग क्या करते हैं? साथ में बैठते हैं और सीज फायर पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। हाँ, सीज फायर पे क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। और भी कोई विषय है हर्डल का, तो उस पर भी ट्रैक 1 के अंतर्गत बात होती है, ठीक है। और ट्रैक 2 क्या है? इसमें नॉन ऑफिशियल बातें होती हैं, नॉन ऑफिशियल बात के थ्रू, ठीक है, या फिर डायलॉग के थ्रू, या फिर मीटिंग के थ्रू क्या होता है? प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ से बाबा रामदेव पाकिस्तान जाके किसी मुद्दे पे बात करके हल कर निकालने की कोशिश करते हैं, इसको ट्रैक 2 डिप्लोमेसी बोलते हैं, ठीक है। या फिर बाबा रामदेव को ले लीजिए, या फिर आप आमिर खान को ले लीजिए, है ना। तो अगर ये लोग जाके किसी विषय पे बात करते हैं वहाँ के हेड से, ठीक है, और विषय की गंभीरता को रखते हैं, और मतलब उस पर सुनवाई होती, कार्यवाही स्टार्ट होती है या फिर नहीं होती है, तो इसको हम ट्रैक 2 क्या बोलते हैं? रणनीति। ट्रैक 3 आपके लिए होमवर्क है, मेहनत कीजिए। ट्रैक 4 तो हमने देख लिया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट इस सेशन का देखिए क्या है। भारतीय संविधान के अनुसार किस राज्य की विधानसभा में अधिकतम और न्यूनतम संख्याएं हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 500 से लेके 60 तक, ठीक है। तो इतने ही हो सकते हैं। आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है दोस्तों। अगर सेशन पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करके खुद जुड़ जाइएगा, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो, पढ़ते रहिए, मोटिवेटेड रहिए। टेक केयर।